गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2018 क्लास 9 का सोशल साइंस का पेपर। पार्ट 1 है और 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट 1 में मैंने 13 क्वेश्चंस लिए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में जो है रेस्ट जो 12 क्वेश्चंस है मैं इसमें डिस्कस करूँगी। सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। आपको जो सोशल साइंस के जो क्वेश्चंस आएंगे सैनिक स्कूल के पेपर में, दैट इज ऑफ 25 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। क्लियर? तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, 50 मार्क्स का जो है सोशल साइंस का जो है पेपर हो जाएगा। तो आप ग्रांटेड नहीं ले सकते हो सोशल साइंस को। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सोशल साइंस एट एनी कॉस्ट। Now we will discuss all the questions one by one. The first question is, who became the Nawab of Bengal after the death of Ali Wardi Khan? अली वारदी खान की डेथ के बाद जो है कौन जो है बंगाल के नवाब बने थे? सबसे पहले मुर्शिद कुली खान, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। The correct answer for this question is your सिराजुद्दौला। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, हर एक एक ऑप्शन को उठाएंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन। वील स्टार्ट विद द सिराजुद्दौला, जो कि अली वारदी खान की डेथ के बाद जो है सिराजुद्दौला जो है नवाब बने थे बंगाल के, और ये लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब हैं, नवाब थे बंगाल के। जब इनका शासनकाल कंप्लीट हुआ था, जब इनका रेन जो है कंप्लीट हुआ था, उसके बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है रूल करना शुरू कर दिया था ओवर बंगाल। नेक्स्ट हमारा आता है, और एक हम थोड़ा सा अली वारदी खान के लिए भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इनका जो बॉर्न हुआ था, दैट इज बिफोर 10 मई 1671 से लेके जो है इनका जब इनकी डेथ हुई है, दैट इज ऑन 10 अप्रैल 1756। क्लियर? अब हम करते हैं मुर्शिद कुली खान, और फर्स्ट ऑप्शन मुर्शिद कुली खान। इन्हें मोहम्मद हदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज, ही वॉज फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। ये पहले नवाब थे बंगाल के जिन्होंने 1717 से लेके 1727 तक जो है सर्व करा है, जो इनका शासनकाल रहा है। और एक चीज और बता दूं, जो मुर्शिद कुली खान है ये हिंदू बोर्न है, और जो जब ये बोर्न हुए थे एज ए हिंदू, तो इनका नाम जो है सूर्य नारायण मिश्रा था। नेक्स्ट हमारे आते हैं मीर जाफर। मीर जाफर जो है हमारे मिलिट्री जनरल हैं, मिलिट्री जनरल थे ये, और ये हमारे फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब हैं बंगाल के। फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब, फर्स्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने एज अ कमांडर ऑफ बंगाली फोर्सेस भी सर्व करा है। कमांडर ऑफ बंगाली फोर्सेस किनके अंडर? अंडर सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के अंडर जो है इन्होंने कमांडर, एज ए कमांडर रहे हैं बंगाल फोर्स के। मीर जाफर से जो पहले थे वो थे सिराजुद्दौला, और मीर जाफर के जो बाद थे, यानी कि मीर जाफर के जो बाद आए थे, मीर जाफर को जिन्होंने सक्सीड करा था वो थे मीर कासिम। मैं आपको इन सारों में से इनका आपको जो है जो क्रॉनिकल ऑर्डर है वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहले जो है आपके अली वारदी खान थे, दूसरे नंबर पे जो आपके मुर्शिद कुली खान। एज पर दिस क्वेश्चन,
इनसे पहले भी कुछ लोग आए हैं, इनसे इनके बीच में भी कुछ लोग आए हैं, बट एज पर जो ऑप्शंस और जो क्वेश्चन में जो हमें नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि कौन इनमें से पहले नंबर पे कौन सा दूसरे पे आया। द नेक्स्ट वन इज थर्ड इज योर मीर जाफर, फोर्थ पे आपके जो है मीर कासिम है, और फिफ्थ पे जो है आपके जो है सिराजुद्दौला है। सो आई होप ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन है आपको क्लियर हुई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज FIR मीन्स फाइनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज first information report. So this is the abbreviation of FIR. Moving on to next question. How many MPs are elected to राज्य सभा? राज्य सभा के में जो है कितने MPs जो है इलेक्ट करे गए हैं? पहली चीज, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए 272 का हमारा कोई रोल नहीं है। 250 मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ये राज्यसभा की एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 245 हमारी जो है एट प्रेजेंट है। प्रेजेंट जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा में वो है 245। क्लियर? जिसमें कि बट यहाँ पर हमें ये इन्होंने स्ट्रेंथ नहीं पूछी है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टोटल कितनी है या एट प्रेजेंट कितने मेंबर्स हैं। नो, दे हैव आस्क्ड अस इलेक्टेड वन। So the elected members are your 233। 233 जो है आपके इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है 245 जैसे कि मैंने बताया एट प्रेजेंट है। 233 आपके जो है इलेक्टेड है, जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से मिलकर इलेक्ट होके आते हैं, और आपके जो है 12 जो है आपके प्रेसिडेंट द्वारा जो है नॉमिनेट करे जाते हैं। Next question is, what is the meaning of media sets the agenda? जो एजेंडा सेटिंग है इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या है? Media supports the government, media directs the people of agitate, media shapes our thoughts by giving more importance to some issues, and the last one is media criticize the government. So the correct option for this is media shapes our thoughts by giving more importance to some issue. मीडिया क्या करती है? हमारे जो थॉट्स हैं हमारे थॉट्स को शेप देती है बाय गिविंग किस तरीके से हमारे थॉट्स को जो है हमारे विचारों को जो है मीडिया जो है शेप देती है बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंट, ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ को, इश्यूज को देके इस तरीके से जो है मीडिया जो है दैट इज कॉल्ड योर एजेंडा setting, which means the ability of mass media to bring issues to the attention to the public। जितने भी issues हैं जो हैं लेके आए जाएं और जो है उनको इम्पोर्टेंस दी जाए, लोगों के जो भी issues हैं उनको एक फोर्स दी जाए, दैट इज कॉल्ड दिस इज द एजेंडा सेट बाय मीडिया। The next one is the process in which different crops are grown in alternate rows। अलग अलग rows में जो हम crops grow करते हैं, different crops are grown in alternate rows is known as crop rotation, intercropping, terrace farming or counter cropping। So the correct answer for this is intercropping। अब हम ये जो चारों पॉइंट्स हैं क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, टेरेस फार्मिंग और काउंटर क्रॉपिंग, इसको जो है हम पिक्चर की हेल्प से समझते हैं सो दैट कि आपको और अच्छे से ये चीजें समझ में आए। फर्स्ट वन इज योर, ये आपकी इंटर क्रॉपिंग है। क्लियर? सेकंड वन इज योर क्रॉप रोटेशन। थर्ड वन, दिस इज योर टेरेस farming, and this one is your counter farming।
इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंटरक्रॉपिंग तो ऑलरेडी बता रखी है कि जो डिफरेंट क्रॉप्स जो है ग्रो करे जाते हैं ऑल्टरनेट, अलग अलग। आप देख सकते हो कि इसमें जो है अलग ग्रो कर रखा है और इस वाले में जो है, इस रो में जो है अलग, देन एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है दिस इज कॉल्ड योर इंटरक्रॉपिंग प्रोसेस। Sown at different times of the year to protect the soil from rainwash is known as intercropping. Intercropping का एक और नाम होता है, that is called interseeding, which means sowing seeds. बोना, sowing means बोना, sowing seeds between rows। और आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि रोज जो है सीड्स जो है बोए जा रहे हैं बिटवीन द रोज, अलग अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन आपका होता है अ फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच द सेम लैंड इज यूज्ड, जहाँ पर कि हमारी सेम लैंड यूज करी जाती है डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने में इन सक्सेसिव सीजन, यानी कि एक के बाद एक सीजन में जो है सेम लैंड पे जो है हम डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि ये एक धरती ली गई है, उसमें देखो यहाँ पर अलग, यहाँ अलग खेती, यहाँ पर अलग, और यहाँ पर अलग खेती करी गई, यहाँ अलग। सो यहाँ दिस इज कॉल्ड योर क्रॉप रोटेशन, वेयर ऑन द सेम लैंड डिफरेंट crops are grown in the successive seasons or years. The next one is your terrace farming. आप ये देख सकते हो टेरेस फार्मिंग, जहाँ पर कि इन्होंने एक टेरेस में छत ऊपर की तरफ, वही इन्होंने ऊपर की तरफ चीजें बना रखी हैं। अब इन्होंने टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है, दिस मेथड ऑफ फार्मिंग, ये जो टेरेस फार्मिंग का जो मेथड है ये क्या यूज करता है, स्टेप्स, जो कि आप देख सकते हो, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आर बिल्ट इनटू दी साइड ऑफ माउंटेन और हिल, जो भी आपका माउंटेन है और हिल है उसके साइड पे जो है ये स्टेप्स जो है बना दिए जाते हैं। और हर लेवल पर जो है वेरियस क्रॉप, जो हर लेवल पर, यानी कि ये आपको लेवल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, हर लेवल पर जो है वेरियस क्रॉप्स, अलग टाइप के क्रॉप्स जो है उनको प्लांट कर दिया जाता है। यानी कि ऐसा क्यों करा जाता है, जब भी कभी रेन आए, सो दैट कि इंस्टेड ऑफ वॉशिंग अवे ऑल द न्यूट्रेंट्स, सारे के सारे न्यूट्रेंट्स वॉश अवे होने की बजाय सॉइल में से क्या हो कि वो नेक्स्ट लेवल पे, जैसे यहाँ पर बारिश की बूंदें गिरेंगी, पानी गिरेगा, तो वो क्या होगा, इधर नेक्स्ट सीढ़ी पे, इधर नेक्स्ट स्टेप पे, और वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। क्लियर है, एकदम से जो है डायरेक्ट ही सारी की सारी सॉइल को जो है वो लेके ना चला जाए। सो टेरेस फार्मिंग करने का ये फायदा होता है। So the next one is your counter farming, counter cropping. Clear? Counter cropping में आपका क्या होता है? It is used on cropland to conserve water and protect soil. Water को conserve करने के लिए, बचाने के लिए and protect soil. सोइल को बचाने के लिए स्लोपिंग फील्ड्स में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट एक वेव टाइप की जो है बना रखी हैं। अब इससे क्या होगा, अगर जैसे ही बारिश आएगी, पानी की बूंदें गिरेंगी, तो क्या होगा कि जो पानी जो है आप कंजर्व कर सकते हो, यहाँ पर रुक 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 के जाएगा, ये नहीं है कि एकदम से फ्लो जो है फ्लो हो जाएगा। सो वाटर को कंजर्व करने के लिए जो है ये जो है क्रॉपलैंड जो है इस तरीके से यूज करते हैं। और सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए स्लोपिंग फील्ड में जब भी फार्मर, जब भी किसान जो है फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो जुताई हो, प्लांटिंग हो, कल्टीवेटिंग, स्पेशली जुताई जब करते हैं अक्रॉस दी स्लोप, इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन करने की बजाय ये क्या है, काउंटर फार्मिंग, ऊपर नीचे करने की बजाय ये क्या है, काउंटर फार्मिंग को जो है यूज करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो फार्मिंग है काफी टाइम तक सस्टेन होके रह सकती है। क्लियर? आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following statements is or are correct? The first one is Devani is the right to collect revenue. Second one is Fauzdari Adalat refers to a civil court, and the third one is Richard Wellesley या फिर Lord Richard Wellesley, कुछ भी कह सकते हैं, implemented the subsidiary alliance. For this you must have a knowledge about all these three things.
ये जितने भी तीनों पॉइंट दिए हुए हैं आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि इसमें करेक्ट कौन सा नहीं। द फर्स्ट वन इज दिवानी इज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। आपके जो है जब इलाहाबाद की ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके जो मुगल किंग है उनके बीच में जो है ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की, किस चीज को लेके? एक होते हैं आपके दीवानी राइट्स और जो एक होते हैं आपके निजामत राइट्स। दीवानी राइट्स और एक निजामत, जहां पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल किंग को ये बोला था कि जो दीवानी राइट्स हैं वो हम लेंगे, वी विल टेक, एंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल टेक। उनको जो समझौता हुआ था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में वो ये हुआ था कि जो है दीवानी राइट्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी विल टेक, और जो निजामत राइट्स हैं ये जो है मुगल्स जो हैं ये ले। क्लियर? तो यही ज़्यादा इससे ज़्यादा जरूरी नहीं है। निजामत में आपका जो होता है जो भी डिसीजंस हैं जस्टिस और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है वो तो मुगल लेंगे, लेकिन जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करने की बात होगी, पैसा कलेक्ट करने की बात होगी, तो वो चीज़ जो है हम अपने पास रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज योर फौजदारी अदालत रेफर्स टू ए सिविल कोर्ट। पहली चीज आपका जो है दीवानी अदालत है वो सिविल कोर्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो दैट मीन्स जो फौजदारी अदालत है वो सिविल कोर्ट को तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकती। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो गलत हो गया। जो आपकी फौजदारी अदालत है दैट रेफर्स टू मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट को जो है ये रिप्रेजेंट करती है, रेफर करती है, जहाँ पर कि जो भी आपके क्रिमिनल केसेस हैं एक ही बारी में एट द फर्स्ट इंस्टेंस आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं सुन लिए जाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है लॉर्ड वेल्सले इम्प्लीमेंटेड द, यस, लॉर्ड वेल्सले जो है आपके गवर्नर जनरल हैं ये, और इन्होंने सब्सिडरी अलायंस जो है इम्प्लीमेंट करा था। दिस इज करेक्ट। सब्सिडरी अलायंस मीन्स जहाँ पर जितने भी प्रिंसली रूलर्स थे उनको अलाउ नहीं था कि वो कोई भी नेगोशिएशन कर सके। नेगोशिएशन मीन्स सेटलमेंट कर सके, और एंड ट्रीटी विद एनी अदर रूलर, और कोई भी जो है संधि नहीं कर सकते हैं, कोई समझौता नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर रूलर के साथ। ये आपके जो गवर्नर जनरल लॉर्ड विल्सले का मानना था। उन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस जो है इम्प्लीमेंट करा था। और जो आपके लॉर्ड विल्सले का जो टाइम पीरियड है दैट इज बिटवीन 1798 से लेके 1805। सो हमारे जो करेक्ट ऑप्शन आ गया है वो फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज सी। नेक्स्ट वन इज which type of farming is practiced to meet the needs of a farmer's family? कौन सी फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है सो दैट कि जो भी है फार्मर की फैमिली की जो नीड है वो जो है पूरी हो सके? सब्सिस्टेंस, ऑर्गेनिक, कमर्शियल और मिक्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और जो आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ना, इसमें जो आपका लैंड एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है। लैंड एरिया इज स्मॉल, क्योंकि ये जो फार्मिंग करी जाती है ये लोग खुद के सर्वाइवल अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट फॉर अंडर दिस इज कमर्शियल। कमर्शियल फार्मिंग जो आपकी होती है, ये जो फार्मिंग करी जाती है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रॉफिट, ये इस पर्पज से करी जाती है कमर्शियल फार्मिंग। और यहाँ पर जो आपका जो लैंड एरिया जो है लैंड एरिया जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है कंपैरेटिवली टू सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग वेयर देयर इज नो यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, जो कि बहुत ही सबसे ज़्यादा हेल्दी जो होती है आपकी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, बिकॉज देयर इज नो यूसेज ऑफ pesticides,
fertilizers, antibiotics sector. Clear? And this is very healthy. मिक्स फार्मिंग में आपका क्या आ जाता है? मिक्स फार्मिंग में आपकी सारी चीजें आ जाती हैं विच इन्वॉल्व द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स. आपके क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं एज वेल एज आप क्रॉप्स भी उस पर ग्रो कर रहे हैं उस फार्मिंग पे, और साथ में इम्पोर्टेंट रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक. लाइफ स्टॉक जो होता है आपका, जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि जिन भी पशुओं को पाला जाता है, उनको जो है इसी एग्रीकल्चर पे रेज करा जाता है सो दैट टू प्रोड्यूस लेबर एंड कॉमोडिटीज. तो ताकि जो है ये कॉमोडिटीज जो हैं बना सके, सच एज मीट, एग्स, मिल्क, लेदर, वूल एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा आता है बायोटिक रिसोर्सेज. क्वेश्चन इज व्हाट इज बायोटिक रिसोर्सेज? आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स. जो आपके बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो लिविंग थिंग्स से जो है डिराइव करे जाते हैं. ये जो रिसोर्सेज होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर से जो है ये ऑब्टेन करे जाते हैं. दूसरी चीज, इनको लिविंग रिसोर्सेज भी बोला जाता है. एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. और आपके जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो आपके जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं. क्लियर? सो आई होप आपको जो ये एक्सप्लेनेशंस हैं ये क्लियर हो रही होंगी. आपके काफ़ी क्वेश्चंस इसमें कवर अप हो रहे हैं. आपको एक चीज़ नहीं 10 चीज़ें पता चल रही हैं. द नेक्स्ट वन इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. मीन्स अगर आप अपने आप को एक स्टेट से सेपरेशन कर रहे हैं रिलीजन का फ्रॉम दिस स्टेट, मीन्स व्हाट डज दैट मीन? मतलब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? कम्युनलिज्म हम कहेंगे, डेमोक्रेसी हम कहेंगे, या सेकुलरिज्म कहेंगे, या फिर डी ऑल ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सेकुलरिज्म. जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो कंट्री है, यहाँ पर जो है सिटीजन्स को है कंप्लीट फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन व्हेन इट कम्स टू अवर कंट्री. हमारे जो इंडिया है कोई पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता. यहाँ पर हर जो रिलीजन की रिस्पेक्ट करी जाती है. तो उन्होंने डेफिनेशन पूछी कि सेपरेशन ऑफ अगर रिलीजन को, धर्म को हम सेपरेट कर दें फ्रॉम द स्टेट, मीन्स यहाँ पर तो उस चीज को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड योर सेकुलरिज्म. और डेमोक्रेसी आपको पता ही है कि क्या होती है, जहाँ पर कि गवर्नमेंट जो है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उसको किसके द्वारा इलेक्ट करा जाता है? गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. हम लोग जो है वोट देते हैं तो हमारी जो है देश में जो है गवर्नमेंट बनती है. कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म होती है आपकी सांप्रदायिकता. आपको अच्छे से पता होगा कि कौमवाद, कि ये इस कौम से बिलोंग करते हैं, ये उस कौम से, जहाँ पर कि हम स्ट्रॉन्गली किसी पर्टिकुलर ग्रुप को जो है मानते हैं, उसकी तरफ सपोर्ट दिखाते हैं, लॉयल दिखाते हैं. ये हमारा आ जाता है रिलीजियस के केस में, आ जाता है एथनिक एक्सेट्रा. क्लियर? तो जहाँ पर हम अब ये चीज़ें क्या लीड करती हैं कि मैं इस कौम से बिलोंग करता हूँ, मैं उस कौम से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर कि हम एक सोसाइटी को एज ए होल कंसीडर नहीं कर रहे हैं. सोसाइटी को यहाँ पर कि हम अपने कौम की बात कर रहे हैं. ये और अब ये चीजें क्या किस चीज की तरफ ले जाती हैं? इन चीजों के कारण जो है बिहेवियर जो है एक्सट्रीम हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं धर्म के नाम पे. दिस इज कॉल्ड योर कम्युनलिज्म. द नेक्स्ट वन इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम
मूवमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। आपको बस सिंपल सी चीज है, जो आपकी इंडियन फ्रीडम यानी कि आज़ादी पाने के लिए जो मूवमेंट चलाई गई थी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, इसको जो है बिगिनिंग से लेके एंड तक है जो आपने बताना है। फॉर दिस यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आई, क्विट इंडिया मूवमेंट कब आई, रॉयलेट सत्याग्रह कब आया, और ये मार्च टू डांडी या फिर डांडी मार्च जो है ये कब आए, मतलब इनका क्या क्या टाइम पीरियड है। अगर आपको टाइम पीरियड पता चल जाता है तो इट इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू टू, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि आप बिगिनिंग टू एंड जो है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है आप बता सकते हैं। तो जो आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये आपकी 1920 से लेके 1922 तक चली थी। सो द बिगिनिंग वाज 1920। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज इट हैज started on in 1942। योर रॉलेट सत्याग्रह ये जो है आपका 1919 में आया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा था, और ये 6 अप्रैल 1919 को आया था। दांडी मार्च अगेन गांधी जी के द्वारा था, ये दैट इज ऑन 12 मार्च 1930। सिंपल। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आया, ये दूसरे नंबर पे हमारा कौन सा आया, नॉन कॉपरेशन। क्लियर। देन फिर हमारा कौन सा आ जाता है, मार्च टू दांडी, दांडी मार्च ये सोल्ट के लिए है जो ये गांधी जी ने करा था। द नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज दिस। सो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, विच इज योर 3 देन 1 देन 2 3 1। आपका जो है करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3 1 देन 4 देन 2। सो द 3 इसका जो आपका करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, क्योंकि सबसे पहले हमारा 1993, देन हमारा जो है नॉन कॉपरेशन आया है 1, देन हमारा फोर्थ ऑप्शन आया है दांडी मार्च वाला, देन हमारा जो है क्विट इंडिया मूवमेंट आया है सेकंड वाला। क्लियर। ये जो है बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज द यंग बंगाल मूवमेंट वाज लेड बाय। जो यंग बंगाल मूवमेंट थी ये किनके द्वारा जो है लीड करी गई थी, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा, विलियम जॉनसन के द्वारा, या फिर हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज डी, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। और ये कब, ये जो मूवमेंट थी ये आपकी जो है लेड बाय हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो इन लॉन्च्ड इन कैलकाटा। अब हम ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी का जो टाइम पीरियड था दैट वाज बिटवीन 1863 से 1902। ये एक इंडियन हिंदू मॉन्क थे, साधु थे, और ये इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा था, ही इंट्रोड्यूस द इंडियन फिलोसफी ऑफ वेदांता। वेदांता इंडियन फिलोसफी ऑफ वेदांता and yoga to the world. The next one is your केशव चंद्र सेन। इनका क्या रोल था, ये एक हिंदू फिलोसफर थे, एक सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने अटेम्प्ट करा टू इनकॉर्पोरेट, मतलब डालना, टू इनकॉर्पोरेट क्रिश्चियन theology within the framework of Hindu thought। हिंदुओं के जो विचार थे उनके अंदर जो है इन्होंने क्रिश्चियन थियोलॉजी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी थी। क्लियर।
द नेक्स्ट वन इज योर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स जो हैं आपके, विलियम जोन्स जो हैं, he was William Jones served as a judge of हाई कोर्ट। इन्होंने हाई कोर्ट का जज की तरह सर्व करा था। कहाँ पर? एट कैलकटा, विलियम जोन्स ने। और जो है ये एशियंट इंडिया के जो है स्टूडेंट भी बने थे एंड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी भी इन्होंने बनाई थी। इन्होंने हाई कोर्ट के जज की तरह भी कैलकाटा में सर्व करा था और ये एक एशियंट इंडिया के स्टूडेंट भी रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट द पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम। जहाँ पर की कोर्ट ये डिक्लेयर कर रहा है कि जो पर्सन है वो गिल्टी नहीं है क्राइम का, इज नॉट द गिल्टी ऑफ द क्राइम विच ही और शी वाज ट्राइड फॉर। जिस चीज के लिए उसको ट्राई करा जा रहा है, किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। तो कहने का मतलब डेफिनेशन पूछी गई है। इसका आंसर अपील है, एक्विट है, एक्यूज है या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एक्विट, which means वरी करना। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज अपील मीन्स, आपने देखा होगा कि अपील करते हैं जब किसी लोअर कोर्ट के जो डिसीजन से खुश नहीं है तो वो क्या करते हैं, वो पर्सन क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सो उनके अपील करने का मतलब क्या है कि जो हमारे लिए डिसीजन लिया गया लोअर कोर्ट में, तो आप उनको एक बार देखो। हाई कोर्ट में अपील करने का मतलब पुनर्विचार करना उसके बारे में। रिक्वेस्ट करी जाती है कि उनके जो वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट आया है उनको एक बार दोबारा से देखा जाए। The next one is accuse. Accuse means अपराधी। क्लियर? मतलब कोई भी पर्सन जो है अपराधी ठहराया जाए, जो भी उसने क्राइम करा है उस चीज को लेकर। लास्ट वन इज कल्टीवेशन ऑन प्लांटर्स ऑन लैंड वाज रेफर टू एज। इस चीज को क्या बोला जाता है? रेयोटी system, मालवाड़ी सिस्टम, पटाईदारी सिस्टम और योर नीड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर टी नीच, विच मीन्स आप जब खेती कर आप जो भी आप खेती कर रहे हो प्लांटर्स की खुद की लैंड, प्लांटर्स मीन्स यहाँ पर बागान मालिकों की लैंड पे खेती करना, दैट इज कॉल्ड नीच। क्लियर? अब मैं बताती हूँ कि रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी होता है आप कल्टीवेशन कर रहे हो, खेती कर रहे हो, किस पे? कल्टीवेशन ऑन पीजेंट लैंड। पीजेंट मीन्स किसान। क्लियर? आप जो है किसान की जो लैंड है, किसान की जो धरती है, उस पे जो है आप जो है कल्टीवेशन खेती कर रहे हैं। मालवाड़ी सिस्टम में आपका क्या होता है? मालवाड़ी सिस्टम जो है आपके विलेजेस जो होता है उनके लिए होता है। एंड द बटाईदारी सिस्टम जो होता है ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जहाँ पर की जो कि लैंड ओनर है वो अपनी लैंड जो है किसी दूसरे पर्सन को देता है, और वो जो दूसरा पर्सन है जिसको वो अपनी लैंड देता है वो जो है उस पर मनी जो है खर्च करता है, मनी स्पेंड करता है और लेबर लगाता है, और उससे जो भी प्रोडक्शन आती है, जो भी वो प्रोड्यूस करता है, वो जो है ओनर और एंड टेनेंट, टेनेंट मीन्स किराएदार, जिसको उसने लैंड दी है, उन दोनों के बीच में जो है वो जो प्रोडक्शन है जो वो शेयर करी जाती है। दैट इज अंडर योर बटाईदारी सिस्टम। ये जो है आपकी जो है बिहार में रूल चलता है ये सिस्टम। यहाँ पर जो है 35% ऑफ लैंड सिस्टम इज अंडर दिस। जो 35% जो आपका लैंड का जो सिस्टम है वो इसी के थ्रू ही चलता है, 35% अंडर दिस सिस्टम ओनली। सो till here we have completed 13 questions of
sample paper of Sainik School 2018. Stay tuned with us. Sooner I'll bring the another 12 questions for you people. If you have any doubt related to these 13 questions, and you can write it in a comment section. Thanks for watching. Thank you. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।